साथियों, पिछली कक्षा में हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपने देखा कि विकास के सामान्य दो सिद्धांत थे, सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहले में 3, दूसरे में 4 सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया था। चलिए कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम देखेंगे विकास के आयाम। ठीक है, जैसा कि आप रीड लेवल 2 या लेवल 1 का सिलेबस उठा के आप देखेंगे, उसमें प्रॉपरली मेंशन है कि विकास की संकल्पना, उसके आयाम क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके कारक क्या हैं। तो सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं, विकास और वृद्धि की संकल्पना क्या है ये हमने पढ़ लिया है। अब हम आयाम पर आते हैं। ठीक है, कि आयाम होता क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि आयाम क्या होता है। अगर हम सामान्य अर्थ में ये देखें कि आयाम का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब है एक दायरा, मानसिक दायरा, शारीरिक दायरा। जो भी हम इसके अलग अलग डायमेंशन देखेंगे, अलग अलग पार्ट देखेंगे, आप दायरे से समझिए कि दायरा, आयाम का मतलब होता है दायरा, किस दायरे तक आपको उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो हमें बाल विकास के आयाम के बारे में पढ़ना है। तो बाल विकास के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मुख्यतः हमने मुख्य मुख्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आयाम है शारीरिक विकास। क्या होता है शारीरिक विकास? हमें पता है कि बालक जब इस दुनिया में आता है तो उसकी सबसे पहली जो अवस्था होती है, एज ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था, उस अवस्था में अगर कोई चीज़ सबसे पहले सबसे जल्दी ग्रो करती है तो वो है शारीरिक तौर पर वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है, जल्दी जल्दी उसका विकास होता है, जिसमें उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, मांसपेशियों का विकास होता है, वो सुदृढ़ होती हैं, और जितने भी मोटर कौशल अर्थात गतिक कौशल हैं, जिससे बच्चा क्या करता है, मूव करता है, वो सारी चीज़ों का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती है, दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था इन द सेंस उसके मस्तिष्क की बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। धीरे धीरे बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है, सीखता है, और समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। तो ये एक ही बार में नहीं होता है। ये जो सोचना, समझना, सीखना और समस्याओं को हल करने की क्षमता, इसका एक क्रम है। जब आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को देखेंगे तो जो उनकी पहली अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले बच्चा जो है कि अपने अपने शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले इस दुनिया में जब आता है तो 3 महीने तक तो वो माँ को पहचान पाता है। फिर माँ के बाद धीरे धीरे वो और क्रियाएं करता है, जिससे उसके विकास के बारे में हमें पता चलता है। तो सोचना, सबसे पहले शुरुआत में सोचना आए, फिर उसके बाद समझना आएगा, फिर सीखना आएगा, और जैसे जैसे वो चौथी अवस्था में पड़ेगा, पियाजे की जो चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में पहुँचते पहुँचते वो समस्याओं को हल करने लगेगा। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास है। और तीसरा विकास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भाषाई विकास। ठीक है, भाषाई विकास एक ब्रूनर का बहुत ही फेमस कोट है। वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बुद्धि के विकास से पहले भाषा का विकास हो जाता है। अर्थात इस दुनिया में जब भी कोई आता है तो उसके अंदर मानसिक विकास से पहले भाषा का विकास होता है। भाषा सीखने, बोलने और संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है हमें। ठीक है, फिर चौथा और महत्वपूर्ण विकास है सामाजिक विकास। बच्चा इस दुनिया में जब आता है तो सबसे पहला जो उसका विकास था वो शारीरिक विकास था, जो कि उसके परिवार और उसके वातावरण में हुआ। उसके बाद वो समाज में आता है, बाहर समाज में आता है। तो समाज में जब आता है तो वो और लोगों के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है, दूसरों के साथ संबंध बनाता है, समूह में काम करता है, और सामाजिक मानदंडों को समझता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लेट चाइल्डहुड है उसको हम कहते हैं एज ऑफ गैंग की अवस्था। उसमें बच्चा गैंग बनाता है या तो दोस्तों के साथ घुल मिल के रहता है। तो जब मैं पियाजे को पढ़ाऊँगा तो आपको यह एकदम अलग अलग करके बताऊँगा कि किस अवस्था में बच्चा किस प्रकार एक्ट करता है। ठीक है, तो अगला आयाम है भावनात्मक विकास। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी भाषा उसकी ना हो, समाज में कैसा भी वो हो, अगर वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं है
तो वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। आप भावनात्मक बुद्धि का जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंसान की जो सफलता होती है उसका 90% जो रोल होता है वो EQ से आता है, इमोशनल कोशिएंट से आता है, भावनात्मक बुद्धि लब्धि से आती है। तो भावनाओं का स्थिर होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बालक अपनी भावनाओं पर सही तरीके से नियंत्रण कर सकता है, उसको पहचान के उसे व्यक्त कर सकता है, तभी वह स्थिर माना जाएगा, तभी वह आसानी से सीख पाएगा। अगर वह भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वह सीखने में उसे समस्या होगी। ठीक है। फिर अगला है नैतिक विकास, दैट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक का क्या अर्थ है? नैतिकता, मोरालिटी। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि वह सही और गलत के बीच में अंतर करना सीख जाए। हाँ, सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, ये कौन तय करेगा? सही कौन है? ये तय करेगा हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं। कहाँ पे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, किस तरह से हम कार्य करेंगे कि हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तो उसके बीच में हमें अंतर करना है। ठीक है। और नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्य बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समय में। जिस हिसाब से इस दुनिया में ढेरों सारे परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसमें यह आवश्यक है कि बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास अवश्य ही हो। फिर अगला है सृजनात्मक विकास। क्या होता है सृजनात्मक विकास? सृजनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। जब आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे तो आपको सृजनात्मकता के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सृजनात्मकता का अर्थ है मौलिकता, जो कि वास्तव में किसी प्रकार की क्रिया से में घटित होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे प्रोफेसर रूस, उनकी यह कोट है। वो कहते हैं कि सृजनात्मकता ज्ञान, सूचना तथा कौशल के क्षेत्र में पाई जाती है। नवीन तथ्यों, सिद्धांतों का प्रतिपादन, सूचना का ग्रहण करने तथा नवीन प्रणालियों और नवीन वस्तु की विचार प्रस्तुति इसके अंतर्गत आती है। तो सृजनात्मकता के बाद ये सारे हो गए बाल विकास के आयाम। ठीक है। ये आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सारे आयामों का विकास सही गति से, सही तरीके से होता है, तभी एक बालक अपनी कक्षा में या अपने समाज में या अपने परिवार में समायोजित हो पाएगा। ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला है बालक के विकास के कारक, फैक्टर्स। वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से हेतु हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। तो मुख्यतः दो कारण हैं, दो भागों में इसे बांटा गया, मुख्यतः दो भागों में। जैसे कि आप किसी बच्चे को देखें या किसी बालक को अगर आप देखते हैं, अगर वह समाज में है या विद्यालय में है या कहीं है और उसने कोई गलती कर दी, कुछ कह दिया या कोई ऐसा काम कर दिया जो समाज को स्वीकार नहीं है, तो सबसे पहले समाज का ही कोई व्यक्ति या समाज का ही कोई इंसान आके उससे कहेगा कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारे पिता का, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो सवाल वो पूछता है वो उसके हेरिडिटी से उसके हेरिडिटी से पूछ रहा है, वंशानुक्रम से पूछ रहा है कि आप हो कौन, कहाँ से आओ, किसके किसके बच्चे हो। तो ये जो सवाल होता है ये वंशानुक्रम होता है। उसके बाद अगर वही बच्चा बाहर निकलेगा, अपने समाज से बाहर निकल के किसी दूसरे समाज में जाएगा, अगर वहाँ वो सही गलत करता है तो उससे पूछा जाएगा कि कहाँ के हो तुम। तब इसका अर्थ यह है कि वो उसके पर्यावरण के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस सोसाइटी से आया है। तो ये इसके कारक हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण क्या है? अनुवांशिक में सबसे पहली चीज़ आती है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं इस यही तय करते हैं कि हमारा आकार, विकार, मानसिक शक्ति ये किस हिसाब से होगा। माता पिता से प्राप्त जो भी शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जैसे लंबाई, वजन, त्वचा का रंग, बालों का प्रकार, ये सब कुछ जो भी एक इंसान में प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से महसूस होती हैं, वो सब वंशानुक्रम गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है वंशानुक्रमिक कारक में जैविक संरचना। ठीक है। जैविक संरचना, इसमें मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास आता है। ठीक है।
अगर एक बालक के माता पिता या परिवार के किसी सदस्य में किसी तरह का मानसिक विकार है या मानसिक विकार नहीं है, वो मानसिक रूप से सुदृढ़ है, तो इसके पूरे पूरे चांसेस है कि वो गुण उनके बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हर परिस्थिति में नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है। ठीक है। फिर अगला कारक है स्वास्थ्य और बीमारियां, हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है। बच्चा जब पहली बार गर्भ में आता है, जिसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं, गर्भधारण से पूर्व प्री नेटल स्टेज, और गर्भधारण के बाद नेटल स्टेज, जब बच्चा पहली बार आता है इस दुनिया में, माता के गर्भ में आता है, तो अगर माता शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसे कोई बीमारी है, ठीक से वो पोषण नहीं लेती है, तो इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पूरी तरह से होता है, और इससे बच्चे का जो है विकास रुक सकता है, विकास बाधित हो सकता है, विकास में समस्या आएगी। तो इसकी आवश्यकता ये है कि अगर कोई माँ या कोई प्रसूता माँ, उसके पेट में अगर कोई बच्चा है, तो उसे संपूर्ण आहार मिले, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसे कोई बीमारी ना हो, चाहे वो बीमारी शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। ठीक है। दूसरा कारक है पर्यावरणीय कारक। ठीक है, जिसे हम समाज कहते हैं, हमारे आसपास का क्षेत्र जो भी है। पर्यावरणीय कारक में सबसे पहला है पारिवारिक परिवेश। जो पहला कारक था जेनेटिक, वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता से संबंधित था, माता पिता और उसके आगे वाली जो भी जैविक संरचना उससे संबंधित था। अब आ गया पर्यावरणीय कारक। अब बच्चा माता के गर्भ से निकलकर जब बाहर आता है, तो एक परिवेश में आता है। ठीक है, जो पारिवारिक परिवेश है। तो अगर एक परिवार में माता पिता का व्यवहार एक दूसरे के प्रति या बच्चे के प्रति ठीक नहीं है, तो वह उसके विकास में बाधा बनेंगे। ठीक है, तो उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति, बच्चे के सामने ठीक होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो बच्चे का जो व्यवहार होगा उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं। ठीक है। और परिवार की आर्थिक स्थिति, अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर है परिवार का वातावरण। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं, परिवार में अगर कोई ऐसा है जो पढ़ा लिखा है या नहीं है, और वह ऐसे कार्य करता है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो परिवार का वातावरण भी इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि बच्चे का विकास ठीक प्रकार से हो पाए। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो कोरी स्लेट के समान होता है, जॉन लॉक का एक बहुत फेमस कोट है कि बच्चा कोरी स्लेट के समान होता है। आप उसमें जो कुछ भी लिख दोगे, जो कुछ भी उसके दिमाग में उस समय भर दिया जाएगा, वो पूरी जीवन उसके साथ चलेगा। जब वो समझदार हो जाएगा, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, उसके बाद उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी करिए, वो गलत संगत में नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर अगला है शिक्षा और स्कूल। जब बच्चा परिवार से बाहर निकलता है और दूसरे समाज में जाता है, उसका दूसरा समाज विद्यालय हुआ, विद्यालय में वो जाता है, तो विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसा है, कैसी पढ़ाई लिखाई होती है, किस प्रकार से उसके शिक्षक व्यवहार करते हैं, सहपाठी उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसे सीखने के कितने अवसर मिलते हैं, क्या उसे सीखने के अवसर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन सब का विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर एक शिक्षक के तौर पर शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है उस बच्चे के प्रति, तब भी बच्चे का विकास रुक जाएगा। अगर सहपाठी उसे किसी बात के लिए परेशान करते हैं या परेशान नहीं करते हैं, तब भी विकास प्रभावित होता है। और सीखने के अवसरों की समानता, जैसा कि हम नई शिक्षा नीति में अगर हम नई शिक्षा नीति को ठीक से पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम एंड इंक्लूसिव सोसाइटी की संकल्पना की गई है। एक समावेशी कक्षा और समावेशी वातावरण बनाने की कल्पना की गई है। समावेशी मतलब सबको एक साथ ले चलने का कार्यक्रम। ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो बच्चों को सीखने के अवसर कम मिलेंगे। अगर किसी बच्चे के साथ भेदभाव हुआ, कोई समस्या आई, तो इससे बच्चे के विकास प्रभावित होगा। ठीक है। फिर अगला है सामाजिक परिवेश। समाज, बच्चे का विकास, सबसे पहला विकास उसके माता पिता से, फिर उसके परिवार से, फिर उसके विद्यालय से, फिर अगला नंबर आता है समाज। जब समाज की बारी आती है, अगर बच्चे के माता पिता या उसका परिवार
एक अच्छी तरह से रहता है, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है, उसके संस्कार अच्छे हुए हैं, लेकिन आसपास का उसका समाज ठीक नहीं है, तब भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ कि बच्चे के माता पिता या उसका परिवार ठीक नहीं है और समाज अच्छा है, तब भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो दोनों इफेक्ट पड़ते हैं। समाज का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। समाज के क्या नियम हैं, क्या जो नियम समाज ने बनाए हैं उस नियमों के तहत आप चल रहे हैं, उसके रीति रिवाज क्या हैं, बच्चे के आसपास का माहौल कैसा है, क्या सकारात्मक माहौल है, नकारात्मक माहौल है, कैसा माहौल है। ठीक है। फिर अगला है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक बच्चे के विकास में बहुत सारी भूमिकाएं निभाती हैं। सांस्कृतिक कारक में आपकी सबसे पहले संस्कृति आएगी। ठीक है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, क्या संस्कृति है आपकी, हाँ, ट्रेडिशन क्या है, परंपराएं क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या है, रिलीजन क्या है आपकी। तो जिस हिसाब से आपकी संस्कृति होगी, जो आपकी परंपरा होगी, जिस धार्मिक फेथ को आप मानते होंगे, आपका विकास उसी क्रम में होगा, आपकी सोच, आपकी धारणा वैसी ही होगी। ठीक है। फिर अगला है मीडिया और प्रौद्योगिकी। जो वर्तमान समय है, 21वीं शताब्दी है, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल है बच्चे के विकास में, तो मेरे अनुसार मीडिया और टेक्नोलॉजी है। वो कैसे? जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का प्रभाव। अभी अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। मोबाइल से इफ़ेक्ट होके बच्चे ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जिससे उनके जान माल को खतरा होता है, उनके विकास को अवरोधन पैदा होता है। इंटरनेट के जितने फ़ायदे हमें मिले हैं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हमारी पीढ़ियों को उठाना पड़ रहा है, और बच्चे उस दिशा में नहीं जा रहे हैं जिस दिशा में उन्हें जाना चाहिए। इसीलिए मीडिया और प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल है। इसे ठीक करने के लिए, इसे रोकने के लिए हम आज के वर्तमान समय में मोबाइल, टीवी या इंटरनेट से बच के रह नहीं सकते हैं। बिना इसके प्रयोग से, बिना इसके यूज़ से रह ही नहीं सकते हैं। इसका प्रयोग आवश्यक है क्योंकि हमें अपना विकास करना है, लेकिन इसका प्रयोग एक सही तरीके से हो, सही मानकों के अनुसार हो। एक उम्र के अनुसार आप बच्चे को, आप इस बात का ध्यान दें कि अगर आपका बच्चा फ़ोन चला रहा है, टीवी देख रहा है या इंटरनेट पर बैठता है, तो वो क्या करता है, इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर वो अपने मानसिक स्तर या उम्र के हिसाब से वो चीज़ें नहीं कर रहा है वहाँ पर, तब आप उसको रोकिए, उसको समझाइए कि बेटा ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, या तो आप उसको सही रास्ता दिखाइए। फिर अगला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोषण। न्यूट्रिशन की बात हो रही है। आज़ादी के बाद भारत में अनाज की भारी कमी थी, जिससे बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी, बहुत सारे हमारे देश के बच्चे एक कुपोषित वर्ग हुआ। सरकार ने बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जिससे बच्चों का कुपोषण खत्म हो। आज भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। इसीलिए सरकार ने सरकारी विद्यालयों के लिए मिड डे मील योजना शुरू की है, जिससे बच्चे कम से कम पोषित भोजन प्राप्त कर सके। अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, भोजन पोषित नहीं होगा, तो आप कभी भी सही विकास को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ना आपका शारीरिक विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा। ठीक है। फिर अगला है शारीरिक वातावरण। शारीरिक वातावरण क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ बच्चा जाता है, जहाँ जहाँ एक्टिविटी करने बच्चा जाता है, घर पे एक्टिविटी करता है, स्कूल में करता है, और जहाँ भी खेलकूद की जगह है। ठीक है। दो कारक हो गए। पहला कारक था वंशानुक्रम कारक, दूसरा कारक था पर्यावरणीय कारक, और तीसरा कारक है व्यक्तिगत कारक। ठीक है। व्यक्तिगत कारक में सबसे पहली चीज़ है मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा। एक बहुत फेमस कोट है मोटिवेशन का, प्रेरणा का बहुत फेमस कोट है कि मोटिवेशन या प्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है। ठीक है। अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं है, बालक कोई मोटिवेट नहीं है, अभिप्रेरित नहीं है, तो आप उसे सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो बच्चा सीखने और नई चीज़ें सीखने को जितनी ज़्यादा रुचि रखेगा, उतनी जल्दी वो सीख सकता है उसको। ठीक है। फिर अगला है इसमें व्यक्तिगत कारक में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ठीक है। अगर एक बालक को, या जो सीखने वाला है, अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता को अपने ऊपर यह विश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूँ,
तो आप कितना भी उसे प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, वो ये नहीं सीख सकता। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास के लिए परिवार के सदस्यों को, समाज को और शिक्षक को कार्य करना चाहिए, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ सके कि हाँ वो कर सकता है। दुनिया में जो लोग आते हैं वो सारे लोगों को ईश्वर ने एक तरह से समान ताकत दी हुई होती है, तो सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। तो आप भी कर सकते हो, जिस हिसाब से आप उसे आत्मविश्वास दिला सके उसे आत्मविश्वास दिलाएं। फिर तीसरा है भावनात्मक संतुलन। ठीक है, एक बालक सांवेगिक रूप से, भावनात्मक रूप से कितना स्थिर है, कितना वो अपने आप को संतुलित रख पाता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है जीवन में। इसीलिए व्यक्तिगत कारक में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चौथा कारक है गर्भावस्था के दौरान कारक, प्रीनेटल फैक्टर। गर्भावस्था के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली चीज़ है माँ का पोषण। माँ क्या खाती है, क्या नहीं खाती है, कैसे उसकी दिनचर्या है, इन सब का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। ठीक है, अगला है माँ की सेहत। अगर माँ सही पोषण लेती है, संतुलित आहार लेती है, तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सही होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जिससे बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ेगा। दवाइयाँ और नशीले पदार्थों का उपयोग। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ही कम ऐसे माएँ हैं जो ऐसा करती हैं कि वो दवाइयाँ और नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। लेकिन जितनी भी महिलाएं या जितनी भी माएँ करती हैं, ये इसका प्रभाव उनके पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता, हो सकता है वो बीमार हो जाए, जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम आ जाए, या तो आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद उसे समस्याओं का सामना करना पड़े। ठीक है, तो एक माता को ऐसी दवाएं जो उसे नहीं लेनी चाहिए और नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन सभी कारकों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहीं आपकी कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम रीड के और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुड बाय।